की तादाद में लोगों को बंदी बना लिया गया और 24 लोगों को उस समय सजाए मौत देकर के फांसी पर चढ़ाया। तो कहने का मतलब जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, 1857 के अंदर जो आंदोलन चला वो ऐसा जबरदस्त आंदोलन था कि जिसमें राजपूताना ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया। लेकिन जब ये आंदोलन खत्म हो गया उसके बाद फिर कांग्रेस का नेतृत्व आया और कांग्रेस के नेतृत्व के आने के बाद जब 1905 में बंगभंग की घटना हुई, बंगाल का विभाजन किया लॉर्ड कर्जन ने, और उसके फलस्वरूप एक जबरदस्त प्रतिक्रिया पूरे देश में आई। और ध्यान रखिए ये प्रतिक्रिया पूरे देश में नहीं, कांग्रेस पार्टी में भी आई। आपको पता है 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो गया, कांग्रेस नरमपंथियों और गर्मपंथियों में बंट गई और इसी समय बंगाल के अंदर एक नया नेतृत्व उभरा जिसे जो क्रांतिकारी आंदोलन था और उन्होंने भारत के इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत की, वो था भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। इस भारत में क्रांतिकारी आंदोलन के जो मुखिया थे वो थे रासबिहारी बोस और उन्होंने एक सशस्त्र क्रांति अंग्रेजों के खिलाफ खड़ी की जो पूरे मध्य प्रदेश में फैल गई। और मित्रों उससे राजपूताना की अछूता नहीं था। उस समय राजपूताना में भी ऐसे कर्णधार थे जिन्होंने इस क्रांतिकारी आंदोलन में सशस्त्र क्रांति के अंदर जबरदस्त योगदान दिया। इनमें शाहपुरा के केसरी सिंह बारेट, जयपुर से मास्टर अर्जुन लाल सेठी, खरवा के ठाकुर गोपाल सिंह और ब्यावर के सेठ दामोदर लाल राठी थे जिन्होंने इस क्रांतिकारी आंदोलन को राजपूताना में खड़ा किया और इतना जबरदस्त आंदोलन खड़ा किया कि देखते देखते पूरे राजस्थान में सशस्त्र आंदोलन की पूरी तैयारी होने लगी। आगे चल करके विजय सिंह पथिक भी इसके साथ जुड़ गए और आपको पता होगा कि पथिक जी ने पहले इस आंदोलन के साथ काम किया और फिर राजपूताना में बिजोलिया आंदोलन के नाम से एक पहला पूरे हिंदुस्तान में किसान आंदोलन चलाया जो मैं समझता हूं पूरे हिंदुस्तान का एक अनुपम उदाहरण था, जिसकी प्रशंसा महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय और तत्कालीन शीर्ष नेताओं ने की थी। तो ये आंदोलन जब यहाँ चला तो इसके प्रमुख सूत्रधार थे केसरी सिंह बारेट। इसके बाद थे अर्जुन लाल जी सेठी। अर्जुन लाल जी सेठी ने जयपुर के अंदर एक पाठशाला स्कूल खुलवाई जिसका नाम था वर्धमान पाठशाला और उस पाठशाला में बिहार से पंडित विष्णुदत्त लहड़ी को लाया जो बच्चों को राष्ट्रभक्ति और शस्त्रों की पूरी तैयारियां दे सके। और ध्यान रखिए जयपुर में चलने वाली इस पाठशाला में राजपूताना ही नहीं मध्य प्रदेश और काठियावाड़ तक के विद्यार्थी आते थे और एक तरीके से ट्रेनिंग लेते थे और आगे चल करके इन्होंने क्रांति की योजनाएं बनाई। इसमें जब इस क्रांति को अमली जामा पहनाने लगे तो एक सबसे बड़ा संकट आया और वो था वित्त का। देयर वाज नो फाइनेंस, क्योंकि आप जानते हैं राजपूताना के राजा महाराजा पूरी तरीके से अंग्रेजों के साथ थे। उन्होंने 1857 में भी अंग्रेजों का साथ दिया और इसके बाद भी क्रांति को कुचलने में वो कमी नहीं रखी। सामंतों से पैसा मांगना इनके स्वाभिमान के खिलाफ था। इसलिए इन लोगों ने ये सोचा कि इसके लिए एक ही काम किया जा सकता है कि धन लूट करके लाया जाए, लेकिन लूट का निशाना किसको बनाया जाए? उन मंदिरों को बनाया जाए जहां जनता का पैसा संचित है और वो किसी उपयोग में नहीं आ रहा है, इसलिए उस पैसे को लाया जाए। इसलिए आपको पता होगा जून 1912 में जोधपुर रामद्वारा के महंत प्यारेलाल और मार्च 1913 में निमाज के महंत को निशाना बनाया गया। दुर्भाग्य की बात थी कि महंतों को पकड़ा गया, उनसे जोर जबरदस्ती करके तिजोरी की चाबियां लेने की कोशिश की गई, लेकिन ये प्रयास असफल रहा। महंत इसी दौर में गुजर गए और इन्हें खाली हाथों इन लोगों से रोका। लेकिन इनसे अंग्रेज सरकार हिल गई और अंग्रेजों को ये लगा कि राजपूताना में तो बहुत बड़े स्तर पर एक तरीके से क्रांति की योजनाएं बनाई जा रही हैं, इसलिए उनका पहला जो हथल पड़ा वो केसरी सिंह बारेट। और नतीजा ये हुआ कि केसरी सिंह बारेट को 31 मार्च 1914 को शाहपुरा में गिरफ्तार कर लिया गया और बलात् रूप से 6 अक्टूबर 1914 को बिना किसी गवाहों के इन्हें आजीवन 20 साल का आजीवन कारावास दे दिया गया और कोटा के सेंट्रल जेल में डाल दिया गया। कोटा के सेंट्रल जेल में डालने के लिए जब इनको लगा कि जगह सुरक्षित नहीं है तो आप अंदाजा लगाइए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको बिहार के हजारीबाग सेंट्रल जेल के अंदर कालकोठरी में ले जाकर के इनको बंद कर दिया और इनको आजीवन कारावास में डाल दिया। केसरी सिंह बारेट वो व्यक्ति थे जिन्होंने अपने आप को क्रांति के लिए समर्पित नहीं किया। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपने पूरे परिवार को क्रांति के लिए निछावर कर दिया। उनके छोटे भाई जोरावर सिंह बारेट प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे और ये क्रांतिकारी
इन्हीं की कहने के अनुसार भाई बाल मुकुंद के पास क्रांतिकारी योजनाओं को अंजाम देने के लिए दिल्ली चले गए थे। और आपको पता होगा कि 23 दिसंबर 1912 को जब लॉर्ड हार्डिंग्स ने शाही आयोजन करके जबरदस्त जुलूस दिल्ली में निकाला इस बात के लिए कि वो कलकत्ता से अपनी राजधानी को दिल्ली हस्तांतरित कर रहे हैं, तो लोगों में एक खौफ था, लोगों में एक टीस भी थी कि ये शाही जुलूस ऐसे कैसे चला जा सकता है। इसलिए योजना बनी कि शाही जुलूस ऐसे न जाए और इनको चेतावनी दी जाए। और साथियों, इस शाही जुलूस पर चांदनी चौक में पंजाब नेशनल बैंक की बिल्डिंग पे खड़े होकर के जिस व्यक्ति ने हाथ से गोला फेंका था वो जोरावर सिंह बारेट थे। दुर्भाग्य की बात थी कि इसमें लॉर्ड हार्डिंग्स बाल बाल बच गए, लेकिन उनके पीछे जो छत्र लेकर के यूपी के बलरामपुर के सामंत बैठे हुए थे उनके चित्र हुए थे। कहने का मतलब जो इसके बाद इनके ऊपर बनारस, इसके बाद इनके ऊपर मुकदमा चलाया गया और ये सारी जिंदगी अंग्रेजों के हाथ नहीं आए और ये फरारी के अंदर ही इनका देहावसान हुआ। यही नहीं, केसरी सिंह बारेट ने अपने बड़े पुत्र प्रताप सिंह को भी इस पहले मातृभूमि के बलदेवी पे निछावर कर दिया। पहले वर्धमान स्कूल में इनको शिक्षा दिलाई और इसके बाद इन्हें अपने इसके बाद इनको सचिंद्र सान्याल के साथ काम करने के लिए लगा दिया गया। आखिर में बनारस षड्यंत्र केस में इनको अभियुक्त बनाया गया और अपने ही एक किसी परिचित के एक तरीके से वादा खिलाफी के खिलाफ अंग्रेजों को साइकिल मिलने को इनको गिरफ्तार किया गया और इनको बरेली के सेंट्रल जेल के अंदर डाल दिया। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं इतना आपसे बताना चाहता हूं कि उस समय इस युवक की उम्र सिर्फ 24 साल की थी और चूंकि ये प्रताप सिंह रास बिहारी बोस के बिल्कुल एक तरीके से निकटस्थ विश्वसनीय लोगों में से थे, इसलिए दिल्ली से डायरेक्टर इंटेलिजेंस चार्ल्स क्लीवलैंड खुद बरेली गए और इनको अमानुष यातनाएं दे दे करके ये कहा गया तू सारी ये चीजें बता दे, सारे तू भेद खोल दे, हम तेरे को मुक्त कर रहे हैं, तेरे लिए तेरी मार हो रही है, तेरे लिए तेरा बाप रो रहा है, तू मान जा। लेकिन इस युवक ने ये कहा कि मैं मेरी एक माँ को हंसाने के लिए मैं सैकड़ों की माताओं को नहीं रुला सकता। ये थे प्रताप सिंह बारेट। और आपको मालूम है इन गंभीर यातनाओं को सहते हुए बरेली के सेंट्रल जेल में 24 मई 1918 को जब मात्र 24 वर्ष के थे इन्होंने शरीर त्याग किया। अंग्रेज इनसे इतने डरे कि इस खबर को किसी को नहीं किया गया और इनके शव को दाह करने के बजाय बरेली के सेंट्रल जेल में दफना दिया गया और आज भी वहां पर इनका स्मारक बना हुआ। तो मैं जो कहना आपसे चाहता था वो ये कि ये जो क्रांतिकारी आंदोलन चला, इस क्रांतिकारी आंदोलन के अंदर राजपूताना और राजस्थान पिछड़ा हुआ नहीं था, बल्कि हम कंधे से कंधा मिलाया। ये मैंने सिर्फ बहुत संक्षिप्त झलकियां दी हैं कि जिससे आप इस बात का अंदाजा लगा सकें कि यहाँ के लोगों में, यहाँ के कवियों में, यहाँ के आम आदमियों में राष्ट्रीय भावना किस तरीके से कूट कूट के फैली। केसरी सिंह जी बारेट के बारे में एक प्रसिद्ध बात है जो आप जानते हैं अच्छे तरीके से कि वो बहुत बड़े कवि भी थे और उदयपुर महाराणा फतेह सिंह जी जब दिल्ली के शाही लॉर्ड कर्जन ने, आपको पता है जॉर्ज फिफ्थ का जब कोरोनेशन हुआ तो लॉर्ड कर्जन ने दिल्ली में एक शाही दरबार आयोजित किया था और उस शाही दरबार के अंदर सारे राजा महाराजाओं को बुलाया गया था और महाराणा उदयपुर भी शामिल होने के लिए उदयपुर से रवाना हो चुके थे। उस समय इस महान राष्ट्रभक्त कवि केसरी सिंह बारेट ने उनको 13 कपलेट्स 13 सोरठे लिख करके भेजे और उनसे यात्रा के दौरान ही फतेह सिंह जी के दिमाग में बैठ गई कि अब मैं उसमें भाग नहीं लूंगा और उन्होंने कर्जन को ये साफ साफ कह दिया कि अब इस सैलून से मेरी डेड बॉडी तो उतारी जा सकती है, लेकिन जीवित फतेह सिंह अब इस सैलून से नीचे नहीं उतरेगा। और इतिहास गवाह है, आप लोगों ने सबने पढ़ा कि उनका सैलून, उनकी बोगी सराय रोहिल्ला रेलवे स्टेशन पे खड़ी रही, लेकिन महाराणा फतेह सिंह शाही जुलूस में सम्मिलित होने नहीं गए और उनके नाम से जो संरक्षण रखी गई जो कुर्सी थी वो खाली की खाली रही। ये था कवि का कितना बड़ा शक्ति के शब्दों में सामर्थ्य कि उन्होंने एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना को जन्म दिया जिसके लिए आज हम सभी बड़े अपने आप को गर्वान्वित महसूस करते हैं। तो मैं जो कहना आपसे चाह रहा था कि राजपूताना में क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान बहुत जबरदस्त गतियां भाग लिया। इसके बाद जब ये क्रांतिकारी आंदोलन खत्म हो गया, गांधी युग का प्रारंभ हो गया,
कांग्रेस की बागडोर महात्मा गांधी के हाथ में आ गई। तो आप सब जानते हैं महात्मा गांधी ने ये कहा कि अहिंसा के द्वारा जब हम इस आंदोलन को लेंगे, तो ये जो अहिंसक आंदोलन जो चला राजस्थान में, ध्यान रखिए इसमें भी राजस्थान पीछे नहीं रहा। यहां पर मैं दो शब्दों के बारे में आपका ध्यान आकर्षित करूंगा, एक स्वतंत्रता संग्राम और एक स्वतंत्रता आंदोलन। वन इज फ्रीडम मूवमेंट, अदर इज फ्रीडम स्ट्रगल। देयर इज अ डिफरेंस इन बिटवीन द टू। फ्रीडम स्ट्रगल की जब हम बात करते हैं, संघर्ष की बात करते हैं, तो उसमें सभी तरीकों से अंग्रेजों के साथ लड़ने की बात करते हैं। लेकिन जब हम आंदोलन की बात करते हैं तो ध्यान रखिए इस स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में प्रमुख महत्वपूर्ण चीज थी पॉलिटिकल अवेकनिंग, राजनीतिक जन जागरण। तो ये राजनीतिक जन जागरण था, आंदोलन था क्या था, ये तो राजपूताना में कम हुआ। क्यों? क्योंकि राजपूताना आपको मालूम है, मैंने आपसे पहले कहा, 3 प्रकार के शासनों के अधीन यहां पर शासन होता था और यहाँ की जनता पैरों के नीचे कुचली जाती थी। इसलिए पॉलिटिकल अवेकनिंग के जो आंदोलन चले वो तो उत्तरी भारत और मध्य भारत में ज्यादा चले, बंगाल में ज्यादा चले, लेकिन यहाँ जो स्वतंत्रता संग्राम संघर्ष हुआ उसमें राजपूताना पीछे। और जब गांधीवादी आंदोलन आया, जब यहां पर यह हुआ कि भाई अब गांधी जी के अनुसार चलेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नीति आपको पता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नीति बड़ी साफ थी कि हम देशी रियासतों के अंदर किसी भी प्रकार का आंदोलन नहीं चलाएंगे। कांग्रेस के तत्वावधान में देशी रियासतों में किसी प्रकार का राष्ट्रीय आंदोलन नहीं चलाया जाएगा और उससे हम इनको अलग रखेंगे। उसके कारण थे, उनकी डिटेल्स में मैं आपको नहीं ले जाना चाहता। बहुत बाद में जाकर के एज लेट एज 1920 के नागपुर अधिवेशन में जाकर के जब लोगों ने सख्त विरोध किया, तब कांग्रेस ने पहली बार अपनी नीति घोषित की प्रिंसली स्टेट्स के बारे में। देशी रियासतों के बारे में कांग्रेस की क्या नीति है, इट केम एज लेट एज 1920 आफ्टर द नागपुर अधिवेशन। और इसमें भी सिर्फ ये कहा गया कि कांग्रेस राजाओं को केवल निवेदन करेगी कि वो अपने अपने रियासतों में उत्तरदायी शासन बनाए, इसकी ज्यादा बात। लेकिन आप जानते हैं कि जब 1935 के एक्ट के बाद 1937 में सरकारें बनी, पहली बार भारतीयों को शासन चलाने का मौका मिला, भारतीयों में पहली बार इस बात का जोश आया कि हम भी वी कैन गवर्न आवरसेल्व्स, वी कैन रन द गवर्नमेंट्स, तब आप चल गए ये जो राजनीतिक अवेकनिंग फैली, ये फिर राजपूताना के अंदर बहुत तेजी के साथ। और नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस को अपनी नीति बदल करके इन राज्यों में भी राजनीतिक आंदोलन प्रारंभ करना शुरू करना पड़ा। और आपको ध्यान होगा कि इस आंदोलन के लिए गांधी जी के सबसे विश्वसनीय, जिन्हें वो अपने पुत्र के रूप में मानते थे, जमनालाल जी बजाज के नेतृत्व में राजपूताना के अंदर राजनीतिक आंदोलन प्रारंभ। ध्यान रखिए कि ये जमनालाल जी बजाज, जिनको गांधी अपना पुत्र मानते थे, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोषाध्यक्ष थे, ट्रेजरर थे, और ये राजस्थान के ही शेखावाटी प्रांत के एक गांव के निवासी थे। ये राजस्थान के मूल निवासी थे, शेखावाटी प्रांत के रहने वाले। इसलिए इन्होंने आकर के राजपूताना में फिर अपना एक तरीके से गतिविधि शुरू की, और इस गतिविधि का नतीजा ये हुआ कि राजस्थान के अंदर भी पहली बार जन आंदोलन के लिए संगठन बनने लगे, और उन संगठनों को नाम दिया गया प्रजामंडल। इसलिए 1938 में उदयपुर में प्रजामंडल बना पहली बार। उस प्रजामंडल के बलवंत सिंह मेहता को अध्यक्ष बनाया गया और इसके सचिव बने माणिक्यलाल वर्मा। और इस प्रकार मेवाड़ रियासत के अंदर स्वतंत्र आंदोलन प्रारंभ हुआ। इसी के साथ बजाज साहब की प्रेरणा से जयपुर के अंदर 1938 में प्रजामंडल बना, और इसकी अध्यक्षता हीरालाल जी शास्त्री को सौंपी गई, जो कि देशभक्त और एक तरीके से बड़े कर्मठ कांग्रेस के कार्यकर्ता थे। इसके बाद मारवाड़ में भी 1938 में लोक परिषद नाम से संगठन की स्थापना की गई, और इसका नेतृत्व दिया जयनारायण व्यास। इस प्रकार इन व्यक्तित्वों के निर्देशन में पूरे राजपूताना में, मैंने तो आपको बड़ी रियासतों के बारे में बताया, लेकिन अन्य छोटी रियासतों में भी इसके साथ संगठन बने, और इन सब ने मिलकर के राजपूताना में अपने हकों के लिए लड़ाई लड़ने का प्रारंभ किया। और पहली बार जिसको कहते हैं आप स्वतंत्रता आंदोलन जो चला, वो आंदोलन इनके नेतृत्व के अंदर चला राजस्थान के अंदर। ये आंदोलन राजस्थान में चला, और उसका कारण ये हुआ कि यहाँ जन चेतना इतनी फैली कि जब 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट आया,
तो राजस्थान की जनता ने अभूतपूर्व इसमें। देखिए, अगर आप स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में देखें तो ये दो घटनाएं सबसे महत्वपूर्ण थी जिसमें सबसे अधिक जन सक्रियता हुई। एक था 1857 का स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन, और उसके बाद में दूसरा जो सबसे बड़ा आंदोलन आया वो था 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट। राजस्थान की जनता ने इन दोनों में बढ़ चढ़ के, और उसका नतीजा ये हुआ कि जब देश आजाद हुआ तो पूरे राजस्थान में एक तरीके से राजनीतिक परिपक्वता झलकने लगी, और इसका नतीजा ये हुआ कि राजस्थान के अंदर आंदोलन, स्वतंत्रता संग्राम, राजनीतिक आंदोलन चला। 1947 में देश आजाद हो गए। 1947 के 15 अगस्त के साथ ब्रिटिश इंडिया के सब लोग आजाद हो गए, क्योंकि आप इसको जानते हैं इस बात को कि अंग्रेजी हुकूमत के दौरान भारत दो भागों में बटा, एक था प्रिंसली इंडिया और दूसरा था ब्रिटिश इंडिया। तो ब्रिटिश इंडिया 15 अगस्त 1947 के साथ आजाद हो गया, लेकिन प्रिंसली स्टेट्स की स्थिति नहीं। और जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूं, राजस्थान में प्रिंसली स्टेट्स थे, इसमें बड़े से बड़े स्टेट्स भी थे, छोटे स्टेट्स भी थे। इसलिए यहां पर एक नया संकट फिर खड़ा हुआ, और वो था इन देशी रियासतों का विलीनीकरण, कि इनका विलीनीकरण होकर के एक पूरे राजस्थान को अंजाम दिया जाए। इसका राजनीतिक आंदोलन की भी एक लंबी कहानी है, और अंत में मार्च 30, 1949 को सरदार पटेल के द्वारा वृहद राजस्थान की घोषणा की गई। उसका अधिवेशन हुआ, उसका शुभारंभ हुआ, उसके प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री हीरालाल जी शास्त्री बने, और राज प्रमुख की जिम्मेदारी दी गई जयपुर विजयनगर मान सिंह को, और इसी के साथ इस राजस्थान की राजधानी जयपुर को सुनिश्चित किया। देखिए, यहाँ पर एक चीज और गौरने की बात है, आई विल ड्रॉ योर अटेंशन, कि यहाँ पर जैसे मैंने आपसे कहा था कि राजपूताना के आम जनता की स्थिति बड़ी अजीब थी। ये वो नहीं थी जो ब्रिटिश इंडिया की जनता के साथ। हमारे यहाँ पर अभी केवल मात्र अंग्रेजों से 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश शाही से मुक्ति मिली थी, लेकिन राजशाही से मुक्ति मिलना अभी बाकी थी। यह हमें जाकर के मिली उस समय जब वृहद राजस्थान बना। और इसमें भी मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि इसके बाद हमारे यहाँ सामंतशाही और जमींदारी और जागीरदारी हमारे यहाँ बहुत जबरदस्त थी। इसलिए वो जाकर के संकट तब मिला जब यहाँ पर जागीरदारी जमींदारी उन्मूलन एक्ट आया और इसको खत्म किया। तो कहने का मतलब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जहां ब्रिटिश इंडिया के राज्यों में 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता संग्राम खत्म हो गया, राजस्थान में आगे 2-3 साल और तब जाकर के 50 के आसपास राजस्थान के अंदर ये तीनों ब्रिटिश शाही, राजशाही और सामंतशाही का। तो मैं जो आपसे कहना चाहता था, इसमें दो बातें मैं, और टाइम क्या कह रहा है, शुड आई टेक 5 मिनट्स मोर? तो मैं अगर इसको कंक्लूड करूं तो मैं 2-3 बातें आपसे कहना चाहता हूं। मैंने पहले भी आपसे कहा कि इस पूरे इतिहास के इस 3 खंडों को, क्योंकि मैंने कहा कि वी कैन स्टडी दिस इन 3 पार्ट्स। इन तीनों के मैंने आपको केवल मात्र गाइडलाइंस दी, डिटेल एक का भी मैं आपसे डिस्कस नहीं कर सकता, लेकिन अगर हम इसमें करें तो 2-3 बातें हमारे सामने आनी चाहिए। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग ये कहते हैं कि राजस्थान के अंदर जन राजनीतिक आंदोलन चला ही नहीं, जनता में राजनीतिक जागरूकता आई ही नहीं, ये मैं समझता हूं सही बात नहीं। क्यों? इसका एक प्रमाण है। राजस्थान में राजनीतिक आंदोलन के फलस्वरूप राजनीतिक चेतना कितनी अधिक हो गई थी, उसका मैं आपको एक प्रमाण दे रहा हूं जिससे आप इस बात को अंकित कर सकते हैं कि राजस्थान के अंदर आपको मालूम है 19 प्रिंसली स्टेट्स थी, और उन प्रिंसली स्टेट्स में आपको इस बात का ताजुब होगा, सब दुनिया, भारतवर्ष ही नहीं, दुनिया के सबसे पुराने राजवंशों का शासन था, जिसमें एक उदयपुर महाराणा का भी राजवंश था जो भारत में ही नहीं, अगर आप दुनिया की दृष्टि से देखें तो एक सबसे पुराना राजवंश था। अन्य राजवंशों के खिलाफ भी यहाँ कभी कोई बगावत नहीं हुई, लेकिन इस स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन के दौरान जो नया राजनीतिक जागृति आई, जो नई राजनीतिक परिस्थितियां बदली, उसमें एक भी राजा महाराजा ने राजस्थान से भारत के अंदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे हस्ताक्षर करने में आनाकानी नहीं की। क्यों नहीं की? इसका मूल कारण यह था कि एक राजनीतिक वातावरण बन चुका था, एक राजनीतिक अवेकनिंग आ चुकी थी। राजा ही नहीं, सामंत लोग भी ये मान चुके थे कि अब उनके दिन लग गए हैं, अब लोकतंत्र को नहीं रोक सकते क्योंकि जनता जागृत हो गई।
इसलिए मैं आपसे कहना चाह रहा था कि इसमें राजस्थान में जो योगदान रहा ये अभूतपूर्व योगदान था। और अंतिम बात जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं वो ये कंक्लूजन में, जितना मेरे को अल्प ज्ञान है उसके आधार पर मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि राजस्थान का योगदान, जैसे प्रो वाइस चांसलर साहब ने अपने वेलकम एड्रेस में भी कहा कि राजस्थान में जो स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन लड़ा गया और राजस्थान में स्वाधीनता आंदोलन लड़ा गया, मुझे कहते इस बात का दुख है कि राष्ट्रीय स्तर पे उसके साथ सही न्याय नहीं किया गया, उसका आकलन सही तरीके से नहीं हुआ। अगर आप राष्ट्रीय स्तर की किताबें देखें, राष्ट्रीय स्तर पे लिखे हुए इतिहास को देखें, तो आप देखिए राजस्थान का उसमें जिक्र न के बराबर है। इसलिए कि वो मानते हैं कि एक तो राजस्थान वैसे ही पूरे देश के आखिरी कोने पर था, इसलिए मेन स्ट्रीम में नहीं ला पाए, और दूसरी यहाँ प्रिंसली स्टेट्स होने की वजह से ये स्वतंत्रता संग्राम के मुख्य धारा में अपने आप को सम्मिलित ही नहीं कर पाया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन नहीं लड़ा गया या राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन के में लोगों ने अपनी कुर्बानियां नहीं दी, जनता ने सहभागिता नहीं दी। इसलिए मैं चाहूंगा और मैं आग्रह करूंगा इग्नऊ के अथॉरिटीज से विशेष रूप से कि वो आने वाले समय में इस पे शोधार्थियों को शोध करवाएं और ये मालूम करवाएं कि राजस्थान जो कि पहले राजपूताना कहलाता था, वो राजपूताना कितना अधिक राजस्थान के अंदर अपने योगदान। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और एक तरीके से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि आपने मुझे मौका दिया। धन्यवाद। धन्यवाद सर। आपने राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानियों एवं कवियों का जो स्वतंत्रता संग्राम में योगदान के बारे में जानकारी दी, वो बहुत ही विस्तृत थी और आप सभी सहमत होंगे कि आपने जिस प्रकार संबोधन किया, जिस जोश के साथ प्रस्तुत दी, तो पूरा दृश्य आंखों के सामने से गुजर गया। धन्यवाद सर। नेक्स्ट मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रोफेसर आईवी त्रिवेदी जी, वाइस चांसलर गुरु गोविंद गुरु ट्राइबल यूनिवर्सिटी बांसवाड़ा एंड फॉर्मर वाइस चांसलर मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी उदयपुर से हैं। सर के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि सर हैज़ मोर देन 40 years of teaching experience and he has published a lot of research papers in international and national journals. He has authored books, 10 books, and handled many projects. And he has also had special honors and many awards which were awarded to him. The list is very long, and therefore I would like to now request Honorable Professor Trivedi sir for the presidential address. Sir, please. धन्यवाद मैडम। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में राजस्थान की भूमिका विषय पर आयोजित इस वेबिनार में उपस्थित प्रोफेसर सत्यकांत जी, प्रो वाइस चांसलर इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय, आज के इस वेबिनार के मुख्य वक्ता मेरे वरिष्ठ साथी प्रोफेसर रूप सिंह जी, मैडम डॉक्टर ममता जी, रवि जी, अन्य सभी जो इससे जुड़े हुए रीजनल डायरेक्टर्स हैं, अन्य टीचर्स। सबसे पहले मैं आयोजकों का मुख्य तौर पर ममता जी का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे यहाँ कुछ बोलने का मौका दिया। मैं इस अवसर पर हमारे साथी वाइस चांसलर प्रोफेसर नागेश्वर राव जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस सीरीज को प्रारंभ किया और 22वीं बहुत ही अच्छी विषय पर आपने कार्यक्रम आयोजित किया है और बहुत ही ये समाज सामयिक है, ये बहुत ही सामयिक विषय है। आज 2 दिन बाद जबकि हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, इस विषय पर इस प्रकार का वेबिनार आयोजित करना शायद ये बहुत ही अच्छा अवसर है। साथियों, मेरा ऐसा मानना है कि वैसे तो रूप सिंह जी ने सारी बातें बता दी है कि किस प्रकार से स्वतंत्रता संग्राम में राजस्थान की भूमिका रही है। यह बात भी सत्य है कि उन्होंने सभी प्रकार के स्वतंत्रता आंदोलन के संबंध में चर्चा की, राजपूताना से लेकर के, और उन्होंने 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात का भी सारी स्थिति का बहुत ही अच्छे तरीके से चित्रण किया है।
मैं जिस क्षेत्र में रहता हूँ, जिसको कि जनजातीय क्षेत्र कहा जाता है, बहुत ही कम सूचना या बहुत ही कम जानकारी इस संबंध में है कि जनजातीय क्षेत्र का क्या योगदान स्वतंत्रता आंदोलन में रहा है। मेरा ये मानना है कि स्वतंत्रता आंदोलन में जनजातीय क्षेत्र की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जो शायद इतिहास के पन्नों में दब के रह गई है और इस कारण से इसको बहुत तरीके से बाहर नहीं आ पाया है। लेकिन मैं जिस विश्वविद्यालय में भी कुलपति हूँ, उसका नाम गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय है और उस गोविंद गुरु की जो महत्वता है, गोविंद गुरु ने जिस प्रकार के इस स्वतंत्रता आंदोलन में जो भाग लिया है, जो हिस्सा लिया है, वो इतिहास में बहुत ही मायने रखता है। गोविंद गुरु इस क्षेत्र के जनजातीय क्षेत्र के एक मसीहा थे। उन्होंने जनजातीय क्षेत्र में अंधविश्वास, मदिरापान जैसी अनेक कुरीतियों के विरुद्ध जनजातीय क्षेत्र के लोगों को संगठित किया और उनका ये मानना था कि जनजातीय क्षेत्र तब तक विकसित नहीं हो सकता है जब तक इन कुरीतियों को नहीं छोड़े। महात्मा गांधी के आंदोलन से बहुत अधिक प्रभावित थे। इसका परिणाम ये हुआ कि उन्होंने संप सभा, जिसको कहते हैं, वो संप सभा का आयोजन मानगढ़ नामक स्थान पर किया। मानगढ़ नामक स्थान पर उस समय अंग्रेजों को यह भय लगा कि इतने सारे जो जनजातीय क्षेत्र के लोग इकट्ठे हो रहे हैं, वो हमारे विरुद्ध ये बहुत बड़ी चेतावनी है। हमारे विरुद्ध यदि जनजातीय क्षेत्र बढ़ गया तो हमें बड़ी समस्या होगी। तदनुरूप 1500 जनजातीय लोगों की हत्या वहां पर हुई, जिसको कि आज मानगढ़ बहुत दृष्टि से 19 नवंबर को मानगढ़ दिवस मनाया जाता है। इतनी बड़ी संख्या में जलियांवाला बाग के बाद यदि कहीं इस प्रकार की अत्याचार हुए अंग्रेजों द्वारा, तो वह मानगढ़ धाम है। उस मानगढ़ धाम पे उसके बाद जनजातीय क्षेत्र में एक अलग प्रकार की क्रांति आई। महात्मा गांधी के आह्वान पर यहाँ पर अनेक प्रकार के आंदोलन हुए और उसमें ऐसे बड़े बड़े लोग, भोगीलाल पंड्या, जिसको कि वागड़ का गांधी कहा गया, उसने सारी अलग जगाई और इसका परिणाम ये हुआ कि अंततः आज आप देखेंगे कि गुजरात और राजस्थान के मध्य में मानगढ़ धाम एक बहुत ही विशेष प्रकार का स्थान बन गया है, जहाँ अनेक प्रकार के सैलानी आते हैं, विदेशी भी आते हैं देखने कि ऐसा कौन सा धाम है जहाँ पर इतनी बड़ी 1500 व्यक्तियों का जिनका वध कर दिया गया हो आजादी के जज्बा के कारण। तो इस क्षेत्र का बहुत अधिक महत्व स्वतंत्रता आंदोलन में है। इसके बाद पैदा होते हैं मामा बालेश्वर दयाल। मामा बालेश्वर दयाल महात्मा गांधी से प्रभावित होकर के जनजातीय क्षेत्र में आए। उन्होंने जनजातीय क्षेत्र में जो अनेक प्रकार की बुराइयां थी उसके संबंध में उन्होंने भी अभियान चलाया और जिसको एक भगत आंदोलन कहते हैं, भगत आंदोलन चलाया और इस जनजातीय क्षेत्र में आजादी के लिए बिगुल बजाया और उन्होंने ये कहा कि अंग्रेजों के विरुद्ध जब तक हम बगावत और बिगुल नहीं बजाएंगे, देश को स्वतंत्र नहीं करेंगे, तब तक हम सही माने में इस देश के विकास की बात नहीं कर सकते, इस आदिवासी समाज के विकास की बात नहीं की जा सकती। उन्होंने भगत आंदोलन में जूते नहीं पहनना, मदिरा नहीं पीना और जगह जगह पर स्वतंत्रता आंदोलन के लिए सम्मेलन करना और इसी का परिणाम यह रहा कि यहाँ पर भगत आंदोलन खूब तेजी से चला। लोग अपना एक सफेद झंडा अपने टापरे पर लगा देते थे, जहां से इस बात का इंडिकेशन था कि यह भगत आंदोलन का सदस्य बन चुका है, न मदिरा पिएगा न मांस खाएगा और वह भगत आंदोलन आज भी वहां पर बहुत सुचारू रूप से चलता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पर ऐसे अनेक आंदोलन हुए जिसमें कि स्वतंत्रता आंदोलन को और भारत में जो स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, चाहे नमक सत्याग्रह हो, चाहे भारत छोड़ो आंदोलन हो, जो भी महात्मा गांधी का आह्वान किया गया, उन सब में जनजातीय क्षेत्र बिल्कुल तत्पर रहा। उन्होंने पूरी लगन के साथ महात्मा गांधी के आंदोलन को समर्थन दिया। जैसा कि बारेड साहब ने बलवंत सिंह मेहता का नाम बताया, इसके अलावा भूलेलाल भैया जो एक ही बहुत ही उदयपुर में रहने वाले बहुत ही प्रतिष्ठित और काफी पैसे वाले व्यक्ति थे, उन्होंने आंदोलन किया स्वतंत्रता के लिए। इसके अतिरिक्त माणिक्यलाल वर्मा का नाम उन्होंने बताया, भूपेंद्रनाथ त्रिवेदी, शकुंतला त्रिवेदी, इनकी पत्नी है और इनके दोनों हस्बैंड वाइफ ने स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। भीखाबाई बेल जो बाद में हमारे मंत्री भी बने, उन्होंने उस समय वो एक जज थे, उन्होंने वहां से इस्तीफा देकर के जनजातीय आंदोलन में भाग लिया। गौरीशंकर उपाध्याय, ये ऐसे नाम मैं ले रहा हूँ जिनका कि शायद हम इतिहास में इनको हम महत्व नहीं दे पाए हैं, लेकिन इनका योगदान किसी से छिपा हुआ नहीं है। हिस्टोरियंस जो हैं अब धीरे धीरे इनके महत्व को समझने लगे हैं
और इस बात को जानने लगे हैं कि इनके महत्व को या इन्होंने जो स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया उसका किसी भी माने में अन्य क्षेत्र से इनको हम कम नहीं आंक सकते। और इसी का परिणाम ये हुआ कि बांसवाड़ा में भी बांसिया बेल के नेतृत्व में जो बांसवाड़ा का नाम पड़ा उसके संबंध में भी कई प्रकार की कंट्रोवर्सी है, लेकिन इन्होंने एक भरपूर आंदोलन 1945 में भी किया, उसके पूर्व 1942 में भी भारत छोड़ो आंदोलन में किया। तो इन लोगों का जो योगदान है स्वतंत्रता संग्राम में, ऐसे अवसर पर जबकि हम 150 वर्ष का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, इनके महत्व को कम नहीं आंका जा सकता है। और इतिहास में इन सभी व्यक्तियों का जो योगदान स्वतंत्रता संग्राम में रहा है उसको भी हमें रेखांकित करना चाहिए, समाज को ये देखना चाहिए। और इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय को तो इसमें विशेष रुचि लेनी चाहिए, क्योंकि ये जन जन का विश्वविद्यालय है और जन जन का विश्वविद्यालय होने के लिए जो बातें अभी भी छुपी हुई है उन छुपी हुई बातों को सामने लाया जाना चाहिए। महाजी महाराज जो यहाँ के संत थे, उन्होंने अनेक बातें 300 वर्ष पूर्व कह दी थी कि बरिए बरिए दीवा बरेंगा और से पर से पानी पीवा से। उन्होंने न जाने कितने वर्ष पूर्व ये कह दिया था कि आज बिजली के तारों पर बल्ब जलेंगे, बोतलों में पानी बिकेगा, हवा में बात होगी, इस प्रकार की बात मोबाइल की। उन्होंने आज उनके चौपड़े मौजूद है, वहां उन्होंने भी स्वतंत्रता आंदोलन में इस सारी बातों के साथ साथ समाज सुधार भी काम किया। और आज भी संत महाराज जी के चौपड़ों का जो प्रकाशन है, इनका जो महत्व है, आज विश्वविद्यालय ने यह गुरुतर दायित्व उठाया है कि इन सारी बातों को विश्वविद्यालय अपने माध्यम से जनता के सामने लाएगा, ताकि सही माने में जो जनजातीय व्यक्तियों का योगदान है उस योगदान को रेखांकित किया जा सके। तो इस अवसर पर मेरा तो ये कहना है, हम लंबी बात कर सकते हैं, अनेक प्रकार के इस क्षेत्र में जन आंदोलन को करने वाले यहाँ के जनजातीय लोग थे, सवर्ण समाज के लोग थे, इन सब ने मिलकर के जो अलग जगह थी स्वतंत्रता संग्राम की, और महात्मा गांधी खुद ने इसको रेखांकित किया कि ऐसे लोग जो अनपढ़ या अशिक्षित हैं उन्होंने भी बढ़ चढ़ करके स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लिया। यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। रूपलाल सोमानी भिलवाड़ा के सारा, उन्होंने बहुत बड़े पैसे वाले व्यक्ति थे, उन्होंने सारी चीजें त्याग करके और स्वतंत्रता आंदोलन में अपना हिस्सा दिया। इसी प्रकार से टिकमचंद जैन थे कोटा के, जिन्होंने कुछ लोगों ने पर्चे बंटवाए, समाज में छात्रों में अनेक प्रकार की बातें रखी ताकि छात्र एकत्रित हो, छात्र इकट्ठे हो, छात्र आंदोलन के महत्व को समझे। तो गांधी जी से प्रेरणा लेकर के इस क्षेत्र में भी अनेक प्रकार के व्यक्तियों ने स्वाधीनता संग्राम में जो अपना योगदान दिया है उसको किसी भी कीमत से कम नहीं आंका जा सकता। दुर्भाग्य से लेकिन इनके संबंध में बहुत अधिक जानकारी समाज को उपलब्ध नहीं है। आज रूप सिंह जी भारत ने जो सारी बातें बताई, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह जो आंदोलन था, उस आंदोलन में वह जो डिप्रेस्ड क्लास है, जो उपेक्षित वर्ग था, जो जंगल जमीन और जड़ से जुड़ा हुआ था, उन सभी का भी योगदान बहुत अधिक रहा है, जिसको हमारे जो इतिहासकार हैं वो शायद ध्यान में नहीं ला पाए। उसको ध्यान में लाया जाने का दायित्व इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय का है, मेरा ऐसा मानना है। मैं समय, मेरे ख्याल से आपका जो मुझे समय 10 मिनट का दिया था, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय के जयपुर सेंटर का, जिन्होंने कि बहुत ही अच्छे विषय पर इस वेबिनार को आयोजित किया। और 75 वर्ष में आप इतने 75 से करने वाले वेबिनार, ये निश्चित तौर पर एक मील का पत्थर साबित होगा। और मेरा ऐसा मानना है कि इसको बुक फॉर्म में लाया जाना चाहिए, जिससे कि जन जन भी इस बात को समझ सके, और जो बातें जन जन तक नहीं पहुंची है उसको उद्धार करने का काम किया जाए, तो शायद हम न्याय कर सकेंगे उन वर्गों के प्रति जिन्होंने बहुत अधिक योगदान इस स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में लिया था। मैं एक बार पुनः आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे ये अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। शायद हम में से बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा, पर आज आपने जो जानकारी दी कि आदिवासी जनजातियों का भी योगदान रहा है स्वतंत्रता संग्राम में, उसके लिए धन्यवाद। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारे रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर ममता भाटिया मैम से कि वो वोट ऑफ थैंक्स दें। मैडम प्लीज। नमस्कार। आदरणीय प्रोफेसर IV त्रिवेदी सर, प्रोफेसर रूप सिंह जी बारिट, हमारे स्वयं कुलपति प्रोफेसर सत्यकाम, प्रोफेसर कुकरेती एवं
सर, ये हमारे लिए क्षेत्रीय केंद्र की पूरी टीम के लिए एक अत्यंत सौभाग्य की बात है कि आज के इस वेबिनार में आपने हमें सम्मिलित होने का एक मौका दिया और मुझे ये धन्यवाद प्रस्ताव पारित करने का अवसर दिया। सर, आज हम सब भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस को 2 दिन के बाद हम 75वें वर्ष में प्रवेश करने वाले हैं और इस अमृत महोत्सव के जश्न को मनाने के लिए आज इस 22वें वेबिनार में हम सब इकट्ठे हुए हैं। मुझे बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि इस जो वेबिनार सीरीज की शुरुआत, जैसा कि सर ने बताया कि हमारे जो कुलपति महोदय प्रोफेसर नागेश्वर राव के प्रोत्साहन से सम कुलपति प्रोफेसर सत्यकाम द्वारा शुरू की गई और ये जो वेबिनार सीरीज है ये बहुत ही सफल रही है। और इस वेबिनार आज की इस श्रृंखला को हम विशेष कह सकते हैं 22वें सीरीज को, क्योंकि हमारा 75वां वर्ष शुरू होने ही जा रहा है। सर्वप्रथम सर मैं धन्यवाद देना चाहूँगी प्रोफेसर रूप सिंह जी बारेक का, जो कि पूर्व कुलपति हैं महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर के। आपका हार्दिक धन्यवाद एवं अभिनंदन सर। सर, आपने हमें जो जानकारी दी और हमारे पहले ही अनुरोध पर जो आपने हमारे निवेदन को स्वीकार कर लिया और आज हमें राजस्थान के उन गुमनाम नायकों के बारे में हमें जानकारी दी जिन्होंने देश की आज़ादी में अपने सर्वस्व का बलिदान दिया। और सर, ये हमारे लिए आज आप सर्व उपयुक्त मैं कहूँगी कि वक्ता रहे, क्योंकि आपके पूर्वजों का बलिदान भी इसमें सम्मिलित है, जिन्होंने सहर्ष अपने परिवार को आज़ादी के संघर्ष में सहभागी किया। हार्दिक धन्यवाद सर। प्रोफेसर आई.वी. त्रिवेदी, कुलपति गोविंद गुरु ट्राइबल यूनिवर्सिटी बांसवाड़ा एवं पूर्व कुलपति MLSU यूनिवर्सिटी उदयपुर की मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने सिर्फ एक फ़ोन कॉल पर हमारी गुजारिश को स्वीकार कर लिया और इस वेबिनार की अध्यक्षता की। सर, आप सदैव हमारे निवेदन को स्वीकार कर हमें अनुग्रहित करते हैं, चाहे वो आज का वेबिनार हो या वर्षों पूर्व उदयपुर में की गई हमारी कोऑर्डिनेटर्स कॉन्फ्रेंस हो, जिसकी अध्यक्षता भी आपने स्वीकार, न केवल अध्यक्षता स्वीकार की थी परंतु वेन्यू प्रोवाइड करने में भी हमारी बहुत मदद की थी। वो सारी स्मृतियां जैसे आज ताज़ा हो रही थी। सर, आपने जनजातियों के बलिदान के बारे में हमें बताया, जिनके बारे में राजस्थान में ताम्र रहने के पश्चात भी हम कभी भी नहीं जान पाए थे। सर, आपके धन्यवाद में शब्द हमारे पास सीमित हैं। आपका अभिनंदन सर। जयपुर क्षेत्रीय केंद्र की पूरी टीम, हमारे अपने आदरणीय प्रोफेसर नागेश्वर राव, जो कि वेबिनार सीरीज के प्रेरणा स्रोत हैं, एवं हमारे समकुलपति प्रोफेसर सत्यकाम, जो कि जिन्होंने हमें इस लायक समझा कि हम इस वेबिनार को ऑर्गेनाइज करने में उनके सहभागी हो सके, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है सर। आपकी गाइडेंस और प्रेरणा से ही हमारे लिए बहुत अमूल्य है सर, और उसी की वजह से हम इस कार्य को कर पाए हैं। पर सभी कार्यों को सफल बनाते हुए आपने पूरी गाइडेंस दी, आपने पूरा बेसिक वर्क हम लोग को करके दिया और उसके बाद श्रेय हमें दिया। ये आपकी महानता है सर, हार्दिक धन्यवाद आपका। मैं धन्यवाद देती हूँ अपने सभी ऑल ओवर इंडिया जितने भी हमारे क्षेत्रीय निदेशक और सहायक क्षेत्रीय निदेशक जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, हमारे स्कूल्स के डायरेक्टर्स, PVC प्रोफेसर कुलप्रीति मैडम, जो कि इस पूरे कार्यक्रम के दौरान हमारे साथ रहे, और सभी पार्टिसिपेंट्स का हार्दिक धन्यवाद जिन्होंने अपना अमूल्य समय इसके लिए हमें दिया और इस आयोजन को एक सफल आयोजन बनाया। धन्यवाद। थैंक यू सर। सभी का धन्यवाद। अब अंत में, कार्यक्रम के अंत में हम सभी नेशनल एंथम के लिए खड़े होंगे। अधिनायक जय हे भारत